एवरीवन, वेलकम गाइज अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। यहाँ हम क्लास 10th की साइंस कर रहे हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 का ही हमारा पार्ट 2 है। चैप्टर 3 का जो पार्ट 1 था उसमें हमने बेसिक पढ़ा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, कौन सा सब्सटेंस अगर कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा तो वो मेटल कहलाएगा और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अगर वो नहीं शो करेगा तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर। कि अगर कोई भी मेटल है, ये डायरेक्ट मैं आपको नोट से बता रही हूँ आज, क्योंकि एक्चुअली जो ये चैप्टर है ना ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। नहीं तो मैं पहले समझाती हूँ फिर आपको नोट शो करती हूँ। अगर बीच में कोई भी रिएक्शन आई तो मैं आपको एक साइड में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर, कोई भी अगर मेटल है, उन्होंने कहा एयर के साथ अगर वो रिएक्शन करते हैं, जलेगा एयर में, तो एज ऑब्वियस एयर के साथ होगी। और एयर में हमारी ऑक्सीजन होती है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मीन्स एयर, क्योंकि हमारा जो एयर है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में तो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और इसका हम एज ए एग्जांपल, जैसे मैंने मेटल मान लो कॉपर ले लिया, उसकी मैं रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड क्या है इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके आगे फर्दर क्लासेस में आएंगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जब मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है। अब जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो उसमें एक अलग बात निकल के आई, वो ये कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, हमने पढ़ा कि वो बेसिक होते हैं। उनका जो नेचर है, जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि एसिड और बेसिक क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके इसको वॉच कर लीजिए कि एसिड और बेस होता क्या है। तो हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। सम मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट कुछ तो बेसिक होते हैं और कुछ एसिडिक। एसिडिक ऐसे जैसे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, वो एसिडिक और बेसिक दोनों शो कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड भी शो कर रहे हैं बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, और आफ्टर द रिएक्शन वो सॉल्ट और वाटर को हम एज अ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, दैट इज द एम्फोटेरिक, AMOPHOTERIC और C। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब द ऑक्साइड विच शो द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक करेक्टर, सो दे आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ऐसा एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में। और जैसे अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है कि 2 बार एग्जाम्स होंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चन में ये पूछा जरूर जा सकता है कि नेम द ऑक्साइड विच कैन बी यूज्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करके दिखाई है पहले HCl के साथ कि ये रिएक्ट कर लेता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। और अगर हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं दैट इज NaOH, तो भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। एक तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट वही बात कि कुछ तो सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज नोन एज द एल्कालाइज। एल्कालाइज मतलब वो एल्कालाई एक तरह से बेसिक से रिलेटेड है, जो बेसिक नेचर को शो करता है, दैट इज नोन एज द एल्कालाइज। ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन पूछ हो जाता है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि पेपर का क्या लेवल है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा कि मेटल कैसे ऑक्सीजन में बर्न होती है, कौन सा ऑक्साइड कैसा नेचर शो करता है और कौन एल्कालाइज होते हैं। अब हम देखते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या है ऑक्सीजन की तरफ। मतलब रिएक्टिविटी से क्या मतलब है, रिएक्टिविटी से मतलब है कि कौन सा मेटल जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बनाएगा, कौन कम थोड़ा टाइम लेके रिएक्ट करेगा। मतलब रिएक्टिविटी क्या है, कौन कितनी जल्दी, हम कहते हैं रेस में कौन कितनी जल्दी आगे जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि मतलब अलग अलग जो मेटल है वो अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी को शो करता है। सो ये देखिए जो मैंने इस टॉपिक के बारे में लिखा है वो यही लिखा है कि डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हर एक मेटल अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी को शो करेगा ऑक्सीजन की तरफ। अब जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की, अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब अपने कहते हैं ना क्रियोसी है। मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मतलब एयर जैसे हमने इनको ओपन में रखा तो ये
ये बहुत जल्दी फायर आग को कैच करेंगे। सो इसीलिए हम इनको कैरोसिन ऑयल जो हम मिट्टी का तेल बोलते हैं उसमें हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि वाई शुड द सोडियम एंड पोटेशियम बी केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। दे कैन केप्ट इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज इफ दे केप्ट इन ओपन दे कैच फायर। टू प्रोटेक्ट देम वी आर इमर्स्ड टू केप्ट देम इन कैरोसिन ऑयल। उनसे बचने के लिए, ताकि वो आग ना पकड़े और हमें कोई नुकसान ना हो, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में कैप्ट किया जाता है। ये तो बात होगी सोडियम और पोटेशियम की। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनको भी ऑक्साइड की एक लेयर इनके ऊपर कवर की जाती है ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऑक्सीडेशन ना करे। अगर एक बार ऑक्सीडेशन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए, बट ये इतने वो ज़्यादा है कि मतलब ये दोबारा भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि ये दोबारा ऑक्सीडेशन ना करे। सो ये हो गई हमारी बात रिएक्टिविटी की कि कौन सा रिएक्टिव है। और इसमें जो हमें मतलब जो मेन पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना है वो बात सोडियम और पोटेशियम की ही है कि दे कैच फायर सो वी कैन केप्ट देम इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, रिएक्टिविटी होगी। अब हम बात करते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना। वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में पूछा गया, बट आपको एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एनोडाइजिंग, जो ये एनोडाइजिंग वर्ड है, एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है। एनोडाइज का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है कि मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जो बन जाती है, जिससे कि एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि एल्यूमिनियम जो है वो दोबारा ऑक्सीडेशन कर लेता है, तो एक उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना देना टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि वो दोबारा ऑक्सीडेशन ना कर पाए। बस इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग रखते हैं। ये 1-2 नंबर में डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा लर्न करके रखिए। When metal react with water, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि वो जब ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है। अब देखिए, मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में एक क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हमने पहले भी स्टडी कर रखी है, वो तो इस चैप्टर में दोबारा है, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। एंड मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, डिजोल्व टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने मेटल और वाटर दोनों को मिक्स किया, मेरे पास बना मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो मेटल ऑक्साइड बना था ना, अगर मैंने इसकी दोबारा रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी तो मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और एक उसने यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, वो ये कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वही एक्सेप्शन आ गई कि सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर अब इसमें भी कुछ मैंने केसेस लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो वो सबसे पहला केस है इन केस ऑफ, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ। हाँ, इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम। अगर मान लो मैंने सोडियम और पोटेशियम लिया, अभी तो हमने पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम इतना डेंजरस है, अगर मैं उसको वाटर में मिलाऊंगी तो वो तो और भी मतलब आग जैसे भड़केगी, मतलब ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना, उसमें से हीट इवॉल्व होगी, तो मतलब ये भी एक तरह से वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ये रिएक्ट तो कर लेंगे, दे स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। कहने का मतलब क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन गैस के कारण, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, उसके कारण ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो एक दूसरे के साथ यूं जस्ट ऐसे स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अब वो जितनी हार्ड सरफेस होगी वो पानी के ऊपर उतना ही दिखेगी, तो वो फ्लोट करने लग जाएंगे। मतलब, और अगर मैं बात करूँ लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वो मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये सभी क्या है, एक्सेप्शंस है। हमने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम ये करते तो हैं, पर ये फिर चीज़ थोड़ी डेंजरस हो जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम करते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। और लिड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये हमारा टॉपिक था मेटल रिएक्ट विद वाटर। ये रिएक्शंस है, आपको थोड़ी तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो तब आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये सभी रिएक्शंस मेटल की है, क्योंकि हम क्या टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अभी हम मेटल, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसी चीज़ की कैसे पता लगाते हैं। एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ।
ये देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ केमिकल की, एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है फिजिकल। मैं बात कर रही हूँ ना अगर फिजिकल, मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि मेटल कैसे बनेगा। मैंने बोला मैंने ए और बी को मिलाया, मुझे मिला मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि चीज़ जो भी हमारी थिंग है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो बनेगा कैसे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के साथ क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, NaOH बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्या। जब वो सब्सटेंस की हम रिएक्शंस की स्टडी करें तो वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम इस बात की स्टडी करें कि कौन से दो चीज़ों से को ऐड करके ये सब्सटेंस मुझे मिल रहा है, तो वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो लास्ट में पढ़ लिया कि सोनरस, लस्ट्रस, ठीक है। और अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेटल रिएक्ट विद एयर, मतलब ऑक्सीजन। सेकंड, मेटल रिएक्ट विद वाटर। और अभी हम कर रहे हैं थर्ड, मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो ये होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट। अब हम आपको बताते हैं इसमें। अब देखिए, जब कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारी हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय पॉप साउंड। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर 2 था, जहाँ पर हमने एसिड और बेस के रिएक्शंस को स्टडी किया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो ये कि वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। वैसे तो हम कहते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पर हाइड्रोजन गैस तब क्यों नहीं निकलती जब मेटल निट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो क्यों, क्योंकि निट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, हैंड टू हैंड उसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करके, और N2O में खुद कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इसमें अलग से हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी देखो इंपॉर्टेंट तो काफ़ी लग रहा है। अब देखिए एक और बात, अभी हमने देखा ना कि वो जब हमने कहा कि जो मेटल रिएक्ट करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बबल बन जाती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ स्टिक हो जाते हैं। तो उनका क्या है, ये देखिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, जो बबल्स बनती हैं वो सबसे फास्टेस्ट किस में बनती है, मैग्नीशियम में। इसीलिए मैग्नीशियम के बेसिस पे अगर मैं बताऊं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना चाहिए, अब आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर की, कौन सा मेटल कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कैसे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में डिक्रीज होती जा रही है, मैग्नीशियम ज़्यादा, एल्यूमिनियम उससे ज़्यादा, और जिंक फेरस से ज़्यादा, और ये फेरस। मतलब कैसे, क्योंकि ये जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स के बेसिस पे है। मैग्नीशियम सबसे जल्दी बबल्स बनाएगा, एल्यूमिनियम उससे थोड़ी देर बाद बनाएगा, जिंक उससे थोड़ी देर बाद, Fe उससे थोड़ी देर बाद। इन केस ऑफ अगर हम कॉपर की बात करें तो वहाँ पर हमें कोई बबल नहीं देखने को मिलते, और टेम्परेचर भी उसका अनचेंज रहता है। इसीलिए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कि जो कॉपर है वो HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। अब देखिए, हमने वाटर में बताया था लेड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये चारों सब्सटेंस है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। और अब एसिड में हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है कि कॉपर ऐसा सब्सटेंस है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तीनों में हमने तीनों अलग अलग सब्सटेंस बताए हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द एक्वारिजिया। क्या होता है ये एक्वारिजिया? एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। मैंने 3:1 की अमाउंट में मैंने HCl और HNO3 को मिक्स कर दिया। मतलब मान लो मैंने 30 ml HCl लिया है तो मैं 10 ml HNO3 लूँगी, और दोनों किसकी फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड के फॉर्म में है। तो जब मैंने ऐसे ले लिया तो उसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब देखिए, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब हमने देख लिया कि मेटल हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ करता है, एसिड के साथ करता है। अब अगर मेटल की मैं किसी और मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा दूँ तब क्या होगा? तो तब कुछ भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, आपको शो हो रहा है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अगर मान लो मैंने ले लिया मेटल A, उसके अंदर मैंने कोई और मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवानी है ना, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला,
तो क्या होगा, इसका जो सोल्ट, ये जो मेटल है ये मेटल इसका हो जाएगा मेटल बी, और इसका सोल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। समझे आप कि जो रिएक्टिव मेटल होगा ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो दूसरे वाले को हटा देगा, जो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को हटा देगा ना साइड में। तो वही बात है यहाँ पे कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, अपने कंपाउंड से हटा देगा। ये इसका कंपाउंड ही है। वी विल सी दैट, क्योंकि हमने देखा है कि सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं है, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। कॉपर की अलग है, मैग्नीशियम की अलग है, जिंक की एल्यूमिनियम अलग है। तो चेक द रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साइंटिस्ट ने निकाली कि कौन किसको कितनी जल्दी डिस्प्लेस करता है। तो वहीं से हम उसकी रिएक्टिविटी को पता लगा सकते हैं। मैंने कहा कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, कौन उनमें से जीतता है, तो वहीं से हम पता लगा लेंगे ना कि कौन किस में सबसे ज़्यादा मतलब ताकत है। तो वही बात है कि कौन किसको कितनी जल्दी डिस्प्लेस करता है वो हम यहाँ से जज कर सकते हैं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकाल ली। अभी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी, अगर यहाँ पे मेटल ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है, इट का मतलब यहाँ पे ए, जो ए है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, बी से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें आज के हमारे टॉपिक में हमने स्टडी किया है मेटल की तीनों के साथ रिएक्शंस, एयर, ऑक्सीजन एंड एसिड के साथ। उसके बाद बीच में हमने कोई दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो एनोडाइजिंग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखें। और एक्वारिजिया ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा आप दिमाग में रखें। उसके बाद मैंने बताया कि अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाएं, ये साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन क्यों निकाली, मेनली टू फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रिएक्टिव ऑर्डर करवाऊंगी। ठीक है, तो इसका जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या साइंटिस्ट ने किस बेसिस, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बताती हूँ, ये पूछा जा सकता है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो किस बेसिस पे फाइंड किया गया। तो वो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, इसको आप साइड में नोट कर ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए डी को मैंने रिएक्ट करवाया, ए बी को डिस्प्लेस करता है या बी ए को डिस्प्लेस करता है, इस बेसिस पे हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टॉपिक था रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो रिएक्टिविटी सीरीज निकलेगी वो मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगी कि कैसे फाइंड आउट किया और उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस निकले हैं। उसके बाद आपके ब्लू मार्क क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 और पूरी क्लास 10 की साइंस को कवर कर लेंगे। सो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर वो यहाँ खत्म होता है। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों या फिर पढ़ाने का अच्छा तरीका अच्छा लगा, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वैसे करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। सो धन्यवाद।